सो हेलो एवरीवन, वेलकम टू लर्निंग टूल्स। जैसा कि अभी तक हमने अलग अलग चीज़ें पढ़ी, लाइक मीनिंग ऑफ अकाउंटिंग भी हमने डिस्कस की, ऑब्जेक्टिव ऑफ अकाउंटिंग भी हमने पढ़ा। हमने देखा कि अकाउंटिंग कैसे इम्पोर्टेंट रोल प्ले करता है इन सोसाइटी इन जनरल। एस प्लस एस हमने कुछ बेसिक टर्म्स भी डिस्कस किए जो कि अकाउंटिंग के लिए बहुत इंपॉर्टेंट है। इनफैक्ट अगर हम आगे की क्लासेस में जब हम प्रैक्टिकल्स के क्वेश्चन देखेंगे, उसको डिस्कशन करेंगे और उसमें देखेंगे कि ऐसी कौन कौन सी छोटी छोटी गलतियां होती हैं जिसकी वजह से कई बार क्या होता है, हमारा ट्रायल बैलेंस मैच नहीं होता, या कई बार क्या होता है हम एडजस्टमेंट ऑफ एंट्रीज में उलझ जाते हैं। अगर हम इन छोटी छोटी चीज़ों को अच्छे से स्टडी कर लें, अच्छे से देख लें, डेफिनेटली हम उसको एक ही बार में बेटर वे में कर पाएंगे। इसके लिए क्या चीज़ ज़रूरी है, अंडरस्टैंडेबिलिटी को बिल्डअप करना ज़रूरी है। अगर आपके कॉन्सेप्ट्स क्लियर हैं, अगर आपने प्रैक्टिकल एस्पेक्ट्स में चीज़ों को देखा हुआ है, तो डेफिनेटली आप उस चीज़ों को बहुत अच्छे तरीके से कर पाएंगे। आज के सेशन में हम लोग थोड़ा सा अंडरस्टैंडिंग को जज करेंगे कि जो हमने प्रीवियस सेशंस में डिस्कस किया, क्या हम लोग उसको सॉर्ट करने में अगेन क्या पॉसिबल है कि हम उसको सही तरीके से टैकल कर पाएं। डिफरेंट एग्जाम्स में, भले ही आप कंपटीशन के किसी भी लेवल के एग्जाम्स में देखिए, चाहे फिर एमसीक्यूज के फॉर्म में क्वेश्चंस हो या अगेन फिल इन द ब्लैंक्स हो या टिक मार्क्स हो, मिसमैच हो, तो ज़्यादातर हम लोग क्या चीज़ गलती करते हैं, हम लोग क्वेश्चन को इंटरप्रिटेट नहीं कर पाते, हम लोग क्वेश्चन को समझ नहीं पाते। कहते हैं ना, अगर जंग के समय हमने अपने टूल का इस्तेमाल करना नहीं सीखा, अगर हमारे पास टूल हैं लेकिन हम ये सेलेक्ट ना कर पाए कि हमें कौन सा टूल लगाना है, तो डेफिनेटली हम गलत टूल लगा देंगे और हम जंग हार जाएंगे। इसी तरीके से अगर हमारे पास बेसिक नॉलेज है लेकिन हमने क्वेश्चन को समझा नहीं, क्वेश्चन को ध्यान नहीं दिया कि वो हमसे पूछ क्या रहा है, तो डेफिनेटली हम उसका आंसर्स नहीं कर पाएंगे। इसीलिए ज़रूरी है कि आप अंडरस्टैंडेबिलिटी को बिल्ड करने के साथ साथ इस चीज़ पे वर्क करिए कि जब आप क्वेश्चन लगाने जाएं तो उसमें सबसे ज्यादा टाइम आपको क्या देना है, क्वेश्चन को समझने में देना है, सो दैट कि आप क्लियर कर पाए कि बेसिकली वो क्वेश्चन आपसे पूछना क्या चाह रहा है। और फिर आप अपने मेमोरी में सर्च करें कि आपने जो पढ़ा या देखा या वीडियो से पढ़ा, एनी सोर्स, आप कहीं से भी बेसिक की इंफॉर्मेशन ले सकते हैं। अगेन आपको करना क्या है, जो भी आपके माइंड में प्रीवियस मेमोरी में कैप्चर है उस पर्टिकुलर टॉपिक से रिलेटेड इंफॉर्मेशन, उसको एक बार ध्यान से सोचना है। और फिर क्वेश्चन में अगर आपने अच्छे ध्यान से पढ़ने के बाद ये देख लिया कि ये क्या चीज़ पूछ रहा है, तो आप डेफिनेटली उसका आंसर सही तरीके से कर पाएंगे। 90% क्वेश्चंस ऐसे होते हैं, साइकोलॉजिकल वे में बनाए जाते हैं कि हम हड़बड़ी में गलत ऑप्शन लगाएं। तो कभी भी एमसीक्यू सॉल्व करने में हम लोगों को सबसे ज़्यादा टाइम किस चीज़ पे देना चाहिए, क्वेश्चन को रीड करने पे। अगर आपने उसको अच्छे से रीड कर लिया, समझ लिया, तो डेफिनेटली आप आंसर तक पहुंच जाएंगे। अगेन आज का सेशन आप स्टार्ट करने से पहले मैं आपको रिकमेंड करूंगा कि आप मेरा प्रीवियस एक सेशन है ऑब्जेक्टिव ऑफ अकाउंटिंग एंड मीनिंग ऑफ अकाउंटिंग, इन दोनों सेशन को एक बार अच्छे से गो थ्रू हो लीजिए, सो दैट कि आपको इजी होगा समझने में। तो चलिए ज़्यादा देर ना करते हुए आज का सेशन शुरू करते हैं। It is just a small test of your understanding. No doubt understanding आप सब मैच्योर है, आप सब एक लेवल तक जा चुके होंगे, तभी आप चीज़ों को स्टडी कर रहे हैं। बट अगेन ये समझना ज़रूरी है कि क्या टूल्स जो लर्निंग के आपने इकट्ठे किए हैं, क्या आप उसको अप्लाई कर पा रहे हैं। चलिए देखते हैं। सबसे पहला क्वेश्चन जो दिया हुआ है वो ये है कि इंफॉर्मेशन इन फाइनेंशियल रिपोर्ट इज बेस्ड ऑन। इसका मतलब क्या है कि देखिए यहाँ पे हमें क्वेश्चन समझना है। पहले वो क्या चीज पूछ रहा है, इंफॉर्मेशन इन फाइनेंशियल रिपोर्ट इज बेस्ड ऑन, यानी फाइनेंशियल रिपोर्ट की इंफॉर्मेशन किस चीज पे बेस्ड होती है। अब इसमें हम अगर हमने ध्यान किया थोड़ा सा, तो हम बड़े आसानी से इसका आंसर दे पाएंगे कि फाइनेंशियल रिपोर्ट की इंफॉर्मेशन किस चीज पे बेस्ड होती है। ऑब्वियसली इकोनॉमिक एक्टिविटी पे बेस्ड होती है, क्योंकि ट्रांजैक्शन में हम किस चीज को रिकॉर्ड करते हैं, केवल इकोनॉमिक एक्टिविटी को ही रिकॉर्ड करते हैं, नॉन इकोनॉमिक एक्टिविटी को हम रिकॉर्ड नहीं करते। उसी तरह जो दूसरा क्वेश्चन है वो क्या है, इंटरनल यूजर्स आर द डैश ऑफ
बिजनेस एंटिटी, यानी बिजनेस एंटिटी के अंदर इंटरनल यूजर्स कौन से होते हैं। तो अगेन पहले हमने क्वेश्चन को अच्छे से पढ़ा कि लाइक ये क्या पूछ रहा है कि बिजनेस एंटिटी में इंटरनल यूजर्स का मतलब क्या है, ऐसे यूजर जो बिजनेस एंटिटी के अंदर हैं। और अकाउंटिंग हम पढ़ रहे हैं तो डेफिनेटली वो फाइनेंशियल रिपोर्ट की ही बात कर रहा होगा। तो इंटरनल में कौन देखते हैं, ऑब्वियसली एम्प्लॉयज हो सकते हैं या मैनेजर्स हो सकते हैं। तो उसका आंसर क्या है, बिजनेस एंटिटी में इंटरनल यूजर या तो कंपनी के मैनेजमेंट होते हैं या फिर उसके एम्प्लॉयज होते हैं। उसी तरह से तीसरा क्वेश्चन है, A would most likely use an entity financial report to determine whether or not the business entity is eligible for loan। अगेन क्वेश्चन थोड़ा सा बड़ा है इसलिए समझना जरूरी है कि ऐसी कौन सी एंटिटी है जो फाइनेंशियल रिपोर्ट को देखती है किसी भी बिजनेस एंटिटी के, और उसमें क्या चीज देखती है, अगेन उसमें ये देखती है कि क्या वो बिजनेस एंटिटी लोन लेने के लिए एलिजिबल है, क्या वो लोन ले सकती है। तो ये कौन देखता होगा, ये देखिए आपको अगर आपने क्वेश्चन ठीक से पढ़ा है तो आप डेफिनेटली बहुत आराम से इसका आंसर दे पाएंगे। तो अगेन बिजनेस लोन कौन देता है, बिजनेस को उधार कौन देता है, क्रेडिटर्स देते हैं। तो इसका आंसर क्या होगा, कोई भी बिजनेस लोन लेने के लिए एलिजिबल है या नहीं ये क्रेडिटर देखता है, और इसे वो बिजनेस की फाइनेंशियल रिपोर्ट से देखता है। अगला क्वेश्चन है, द इंटरनेट हैज असिस्टेड इन डिक्रीजिंग द डैश इन इशूइंग फाइनेंशियल रिपोर्ट टू यूजर्स। मतलब कि इंटरनेट के आने से वो कौन सी चीज घट गई जो कि फाइनेंशियल रिपोर्ट जब यूजर्स को दी जाती थी तो ज्यादा थी। तो अब यहाँ पे क्वेश्चन आपसे पूछ रहा है क्या चीज घट गई जो ज्यादा थी। तो पहले के टाइम क्या होता था कि फाइनेंशियल रिपोर्ट बेसिकली पेपर्स या रजिस्टर्स मेंटेन किए जाते थे, और रजिस्टर के बेसिस पे प्रिंट फॉर्म में एक फाइनेंशियल रिपोर्ट जनरेट होती थी, और फिर उसको हम कोरियर के थ्रू या अदर सोर्सेज के थ्रू भेजते थे। बट अब क्या हुआ, नो डाउट कुछ ऑर्गेनाइजेशन में अभी वही है कि रजिस्टर्स एंड फाइनेंशियल रिपोर्ट एक पेपर में ही होते हैं, मगर अगेन अब क्या हुआ कि जो हमारा देने का तरीका वो चेंज हो गया। अब कैसे दी जाती है, अब ईमेल के माध्यम से आप यूजर्स को जल्दी से जल्दी देते हैं। तो क्या चीज कम हो गया, टाइम गैप कम हो गया, यानी फाइनेंशियल रिपोर्ट को देने में अब कम टाइम लगता है। उसी तरह अगला क्वेश्चन है, डैश यूजर्स आर ग्रुप्स आउटसाइड द बिजनेस एंटिटी हु यूजेस द इंफॉर्मेशन टू मेक डिसीजंस अबाउट द बिजनेस एंटिटी। यानी ऐसे कौन से यूजर्स ग्रुप हैं जो बिजनेस एंटिटी के बाहर रहते हैं, जो कि इंफॉर्मेशन को इस्तेमाल करके डिसीजन लेते हैं बिजनेस एंटिटी के लिए। यानी वो बिजनेस के बाहर के लोग हैं तो ऑब्वियसली, लेकिन बिजनेस से जुड़े तो ये बाहर की बात हो रही है। तो आउटसाइडर्स कौन होते हैं, ऑब्वियसली आपके एक्सटर्नल यूजर्स होते हैं, है ना। तो एक्सटर्नल यूजर्स ही इसका आंसर होगा। उसी तरह आते हैं, इंफॉर्मेशन इज सेड टू बी रेलिवेंट इफ इट इज। इंफॉर्मेशन कब रेलिवेंट कहलाएगा, अगेन अगर आपने लेक्चर में देखा होगा तो अकाउंटिंग के यहाँ पे किस चीज को डिस्कस किया जा रहा है, रेलिवेंसी को डिस्कस करता है। रिलायबल, रेलिवेंस, अंडरस्टैंडेबिलिटी एंड कंपेरेबिलिटी, ये हम लोगों ने पढ़ा था। ये कैरेक्टरिस्टिक्स थी अकाउंटिंग इंफॉर्मेशन की, सो दैट कि वो यूजफुल रहे। तो उसी से रिलेटेड यहाँ पे क्वेश्चन जनरेट हुआ, और क्या पूछ लिया कि क्या चीज रेलिवेंट है। तो ऑब्वियसली इंफॉर्मेशन रेलिवेंट तब होती है जब वो बायस्ड ना हो, यानी किसी भी पक्ष की तरफ उसका झुकाव नहीं होना चाहिए। एक बिजनेस का अगर आप अकाउंटिंग कर रहे हैं तो आप हमेशा न्यूट्रल रहेंगे, जो खर्चा हुआ है वो खर्चा हुआ है, और जो अर्निंग आई है वो अर्निंग आई है। ऐसा नहीं है कि आप किसी पक्ष को बायस करके लाइक इनकम बढ़ा दें या एक्सपेंस ज्यादा कर दें। ये चीजें, ये गलतियां नहीं करनी है, नहीं तो वो रेलिवेंट नहीं होगी। उसी तरह अगला क्वेश्चन है, द प्रोसेस ऑफ अकाउंटिंग स्टार्ट विथ एंड एंड विथ। अगेन ये पूछ रहा है कि अगर कोई अकाउंटिंग का प्रोसेस है तो वो कहाँ से स्टार्ट होता है और कहाँ पे जाके एंड होता है। तो अकाउंटिंग स्टार्ट कहाँ से होता है, अगेन स्टेप्स ऑफ अकाउंटिंग में हमने पढ़ा था आइडेंटिफिकेशन ऑफ ट्रांजैक्शन, जिसमें हम लोग क्या देखते थे, हम लोगों ने सीखा था कि केवल वही ट्रांजैक्शन, वही
वही ट्रांजैक्शंस के अंदर रिकॉर्ड किया जाएगा जो इकोनॉमिक एक्टिविटी होगी या जो इकोनॉमिक एक्टिविटी से रिलेटेड चीजें होगी जिसमें जो कि मॉनेटरी टर्म में ली जा सके। अदरवाइज नॉन इकोनॉमिक एक्टिविटी ट्रांजैक्शंस में नहीं ली जाती। तो पहला स्टेप कौन सा था? आइडेंटिफिकेशन ऑफ ट्रांजैक्शन। और अगेन ये पूछ रहा है कि एंड कहाँ होता है, तो ऑब्वियसली अकाउंटिंग का एंड तो वहीं पे होता है ना, जब आप इंफॉर्मेशन जनरेट कर देते हैं यानी कि फाइनेंशियल रिपोर्ट बना देते हैं। देखिए बिजनेस identification of transaction and accounting reports. Obviously accounting measures the business transaction in terms of dash units, यानी अकाउंटिंग किसी भी बिजनेस ट्रांजैक्शन को किन यूनिट्स में मेजर करता है। यानी बेसिकली अगर इसको थोड़ा सा लैंग्वेज यहाँ डिफरेंट कर दी, यहाँ पे बिजनेस ट्रांजैक्शंस लिख दिया। अगर ध्यान से समझे तो किसी भी ट्रांजैक्शन को जब हम अकाउंटिंग पे लिखते हैं तो हम क्या करते हैं, सबसे पहले आइडेंटिफाई करते हैं कि वो इकोनॉमिक है या नॉन इकोनॉमिक एक्टिविटी है, यानी क्या वो लिखने लायक है या नहीं लिखने लायक है। फिर क्या करते हैं, अगर इकोनॉमिक एक्टिविटी है तो हम रिकॉर्ड करते हैं, तो उसमें क्या करते हैं, हम पहले उसको मॉनेटरी वैल्यू में निकालते हैं, यानी इसको क्वांटिफाई करते हैं, क्वांटिटेटिव टर्म में लिखते हैं, दैट इज इन टर्म ऑफ मॉनेटरी यूनिट्स। ऑब्वियसली मॉनेटरी इसका आंसर होगा। आइडेंटिफाइड एंड मेजर्ड इकोनॉमिक इवेंट शुड बी रिकॉर्डेड इन, जो भी आपने आइडेंटिफाई किया इकोनॉमिक एक्टिविटी, यानी जो भी ट्रांजैक्शंस अभी तक आपने आइडेंटिफाई किए या मेजर किया, उसको कैसे आप रिकॉर्ड करते हैं। तो अगेन हमने पढ़ा था कि इसको हम एक क्रोनोलॉजिकल ऑर्डर में लिखते हैं। क्रोनोलॉजिकल ऑर्डर क्या कहलाता है? हैपनिंग ऑफ इवेंट, यानी इवेंट जैसे जैसे होते जाए डे वाइज टाइम वाइज उस तरीके से आप रिकॉर्ड करेंगे। सो आज के लिए इतना ही। होप आपने अंडरस्टैंड किया होगा। अगेन टूल्स का इस्तेमाल करना बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। आप अपने टूल को बेसिक नॉलेज से बिल्डअप करते रहिए, इसको पॉलिश करते रहिए। बट अगेन ज़रूरी ये है कि आप जितनी ज़्यादा क्वेश्चंस हो सके मोर ओवर और लेस लगाते चले जाइए। सो दैट होगा क्या कि आपके टूल्स में निखार आएगा और बेसिकली आप समझ पाएंगे कि हमें कौन सा टूल कब और कैसे इस्तेमाल करना है। सो होप आपको सेशन पसंद आया होगा। प्लीज़ लाइक एंड सब्सक्राइब, बिकॉज आपके लाइक और सब्सक्राइब से मुझे मोटिवेशन मिलता है, सो दैट कि मैं अच्छे से अच्छा कंटेंट आपको क्रिएट करके दूँ। सो आज के लिए इतना ही। थैंक यू सो मच।